नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। खास इसलिए क्योंकि बृहस्पतिवार से हमने स्पोर्ट्स स्कैन में शुरू की है ईयर एंडर सीरीज, जिसमें हम आपको पूरे साल की खेल गतिविधियों के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार से शुरू हुई ये ईयर एंडर सीरीज 31 दिसंबर तक चलेगी। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए विभिन्न पहलों की। इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के ईयर एंडर की, जो आधारित है सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई विभिन्न पहलों की। साल 2021 में खेल जगत की दुनिया में भारत का प्रदर्शन इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसने देश के खेल जगत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की, हमारे खिलाड़ियों ने आपने इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से सफलता की एक नई इबारत लिखी है। सरकार ने खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप से भारतीय एथलीट्स ने ओलंपिक और पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टॉप्स स्कीम से सरकार ने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, कोचिंग और चिकित्सा प्रदान की। हाल ही में खेलो इंडिया ने पूरे देश के युवाओं को खेलों से जोड़ा और खेलों में एक नई क्रांति आई। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनडीटीएल को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का दोबारा एक्रीडिएशन मिलना सरकार की एक बड़ी सफलता है। मोना जी, आप खेलों में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न इनिशिएटिव्स को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, हमेशा से हम बात करते हैं खेल संस्कृति भारत में बनाने की और ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने की। तो उसके लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे भारतीय ओलंपिक संघ हो या राष्ट्रीय महासंघ हो और खिलाड़ी, इन सभी को आपस में मिलजुल कर काम करना होता है। तभी देश जो है वो खेलों में महाशक्ति बनने की दिशा में कदम उठा सकता है। और ये ओलंपिक वर्ष था और कोरोना के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों में ओलंपिक खेल हुए हैं, लेकिन भारत ने सबसे पहले तो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया और उसके बाद अब तक सबसे ज्यादा पदक जीते हैं भारत ने, पैरालंपिक में भी और ओलंपिक में। तो निश्चित तौर पर सरकार की पहल को इसमें अनदेखा नहीं किया जा सकता। और आपने विभिन्न योजनाओं की जो बात की, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम हो, 2014 में शुरू की गई थी, फिर 2018 में इसको रिवैम्प किया गया और हर तरह का तकनीकी सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग खिलाड़ियों को मुहैया कराया जाता है। तो अब खिलाड़ियों को ये नहीं सोचना होता है कि हमें तैयारी करनी है तो स्पॉन्सर ढूंढना है, विदेश कैसे जाएंगे, महंगे इक्विपमेंट्स कैसे आएंगे। प्रतिभा को तलाशा और उसको तराशना, ये दोनों जिम्मेदारी अब टारगेट ओलंपिक पोडियम के जरिए सरकार निभा रही है। और इसका जो परिणाम है, अभी आप देखिए 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च किए गए थे ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए, ओलंपिक पैरालंपिक की, और नतीजा सामने है। अगले पेरिस ओलंपिक पे बिल्कुल दोहरे अंक तक हम पहुंच सकते हैं जी। और इस समय खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। डॉक्टर बत्रा, नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साल 2021 भारत में खेलों के लिए एक स्वर्णिम साल रहा है। ऐसे में सरकार ने किस तरह खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया? ये जो सरकार की असिस्टेंस है स्पोर्ट्स के लिए, ये एक जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारे जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ये इनका एक आई थिंक कंबाइंड रिजल्ट है विद जो नेशनल फेडरेशन के सारे एफर्ट्स होते हैं। तो इससे एक इमीडिएट बूस्ट हमें मिला है डाउन द लाइन गेम्स होने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल। तो उससे जो हमारा पिरामिड स्ट्रक्चर होता है एथलीट्स का, वो हमें मिलना शुरू हो गया है, जिसका एक आपने थोड़ी सी झलक मैं कहूंगा 2020 में देखी होगी, 21 में ओलंपिक्स में देखी है, बट इसके आपको इफेक्ट 24-28 में और भी ज्यादा दिखेंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है सरकार ने और जो चलता रहना चाहिए। इससे काफी असिस्टेंस मिली है हमें स्पोर्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पोर्ट्स, हर तरह की स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। टॉप्स जो प्रोग्राम है, टॉप्स में जो हमारे सिलेक्ट होते हैं एलीट एथलीट्स, या जो हम कहें कि जिनका हमें लगता है वो ओलंपिक्स में, और जैसे अब एशियन गेम्स आ रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है, मोस्टली ये प्रोग्राम ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स होता है, बट उसके बीच में भी इवेंट्स आती रहती है। तो उसमें जो हमें रैंकिंग और पॉइंट्स और उनके परफॉर्मेंस से कंटिन्यूअसली देखते हुए
पता चलता है कि ये एथलीट में पोटेंशियल है और आगे कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके लिए टॉप्स में 24 का भी एक ग्रुप सिलेक्टेड है और 28 का भी ग्रुप सिलेक्टेड। एलीट और हम डेवलपमेंट 2 ग्रुप्स में ले जाते हैं। डेवलपमेंट हो गया जो 28 के लिए चल रहा है और उसमें से कुछ का पोटेंशियल हो 24 में आए, और एलीट होता है जिसको हम 24 के लिए और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो ओवर एंड अबव जो हर फेडरेशन का अपना एक ACTC प्रोग्राम करते हैं, एनुअल कैलेंडर फॉर डेवलपमेंट्स के लिए अपना जो हम प्रोग्राम करते हैं टेक्निकल कंडक्ट का, उसके ऊपर ये मिलता है एथलीट्स को। जो इंडिविजुअल एथलीट्स कुछ स्पेशलाइज कर गए और आगे निकल गए और उनको ट्रेनिंग चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो उसका सारा हेल्प ये टॉप्स की तरफ से मिलता है, और जो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके रिजल्ट्स आपको दिखे भी और आगे दिखेंगे भी। मेरे को अब जो इंडिया का स्पोर्ट्स का ग्राफ है वो ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आता नहीं दिखना चाहिए। जैसे हमने टोक्यो में 18 स्पोर्ट्स में क्वालिफाई किया था, तो मैं समझता हूँ ये नंबर अब पेरिस में और बढ़ना चाहिए और आगे जाके LA तक। तो आई थिंक वी शुड बी प्लेइंग इन इफ नॉट 28 एटलीस्ट 25 प्लस स्पोर्ट्स जब हम लॉस एंजलिस जाएंगे 28 ओलंपिक्स में। तो इंडिया का अब डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी और चीजें, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स या उसको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेंटर्स कहें, वो भी डेवलप हो रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनके रिजल्ट आपको ग्रेजुअली दिखने शुरू हो जाएंगे अब आते हुए सालों में। फैसिलिटीज नहीं थी, वो डेवलप हो गई हैं सारी। देखिए, जो हम स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोचेस बाहर से लाते हैं या बाकी हमारे थोड़े डाइट और इन सब के प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब चीजों का एक, जैसे स्पोर्ट्स का हॉस्पिटल भी बन रहा है इनका दिल्ली में, यूनिवर्सिटी आ रही है, तो ये सारे जो हम आई वुड से लोग बाहर से लाने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे आके ट्रेन करें, ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इंडिया में डेवलप होंगे और इंडिया से शायद बाहर जाने शुरू हों। आई वॉन्ट से कि अगले 10-12 साल में आप देखें कि ऐसे ट्रेंड लोग इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है और एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। आई थिंक हर जोन में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से लाइक टू विश ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी न्यू ईयर 2022। थैंक यू वेरी मच। मोना जी, जैसा कि डॉक्टर बत्रा ने भी कहा कि हमने हर स्तर पर सरकार के प्रयासों के द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया है, और जैसा कि उन्होंने विभिन्न सुविधाओं की भी बात की, क्या कहेंगे? देखिए, पहले ऐसा होता था कि ओलंपिक होने से एक आध साल पहले तैयारियां शुरू की जाती थी, मतलब जो सक्रिय तैयारियां होती है वो शुरू की जाती थी। लेकिन अभी आप देखिए 2028 तक के लिए प्लानिंग हो चुकी है। कोर ग्रुप ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है कि इन लोगों पर ध्यान देना है, टॉप्स में एथलीट्स पर फोकस किया जा रहा है। तो और खेलो इंडिया की बत्रा जी ने बात की, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो बड़े सितारे हैं उनके लिए तो स्पॉन्सर भी है, सहायता भी है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हमें खिलाड़ियों को तलाशने का प्रयास करना है, वो खेलो इंडिया से मंच मिला है। अंडर 17 और अंडर 21 पे अभी खेल हो चुके हैं गुवाहाटी में। अभी पंचकूला में जो होने अगले साल की शुरुआत में, उसमें करीब 10,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। तो इससे जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 350 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बन चुके हैं, अभी तक 1000 का लक्ष्य है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहे हैं। तो ये सारी जो अच्छी तरीके से जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग मिल रही है खिलाड़ियों को, 10,000 में से कम अगर 10 भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बैडमिंटन के नेशनल कोच और सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने स्पोर्ट्स कैन को सरकार द्वारा दिए गए सपोर्ट के बारे में बताया। हमें जो भी चाहिए सपोर्ट वो गवर्नमेंट की तरफ से और टॉप स्कीम की तरफ से हमें मिला है। सो खिलाड़ियों के जो नेसेसिटीज है उनको बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी टॉप स्कीम द्वारा दिया गया और हम बहुत खुश हैं इस सपोर्ट के लिए। गोपीचंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में और दूसरे फोरम्स पर भी खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मोटिवेशन पर कहा। बहुत बढ़िया मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि 2016 में करीब 8 मन की बात कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री ने खेल के बारे में बात किया था। सो उसी वजह से जो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन हुआ है और खेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना जॉब सीरियसली लिए हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने खेल के प्रति इतना इम्पोर्टेंस दिया, स्पेशली कोविड के टाइम पे भी। उन्होंने मेरे ख्याल से ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 4था मीटिंग है उनका खिलाड़ियों के मनोबल के लिए और खिलाड़ियों के प्रिपरेशन देखने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत खुश हूँ कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पे ये सपोर्ट मिली और ये खेलों की बढ़ोतरी के लिए और खिलाड़ियों की मेंटालिटी के लिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पर हम
बात भारतीय हॉकी टीम की सदस्य नेहा गोयल की भी करेंगे, जिन्होंने तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक नया मुकाम हासिल किया। और जब नेहा का नाम पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में लिया तो वो भावुक उठी और उन्होंने स्पोर्ट्स कैन को बताया। सर, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मन की बात में सर मेरा नाम लेंगे। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी वीडियो सबको भेजा, अपनी मदर को भेजा, मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी, उन्होंने सबको लड्डू भी बांटे। बहुत हैप्पी थी कि सर ने मेरा नाम लिया। और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो एक दिन सफल होता ही है। माननीय प्रधानमंत्री सर ने मेरा नाम लिया और उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा मेरी लाइफ सफल हो गई। जितना मैंने हार्डवर्क किया है, मतलब करोड़ों लोगों में से मेरा नाम लिया, तो मैं अपने बयान नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी। मोना, जब देश का मुखिया खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से मोटिवेट करता है, उनका उत्साह वर्धन करता है, तो ऐसे में खिलाड़ी के अंदर किस तरह की भावनाएं होती हैं? जी बिल्कुल, ओलंपिक और पैरालंपिक में खासतौर पे खिलाड़ियों से जो मेरी बात हुई है कि जाने से पहले भी और हर दिन जब भी कोई पदक आता था या कहीं हम हार भी जाते थे तो प्रधानमंत्री स्वयं ट्वीट करते थे, खिलाड़ियों से फोन पर बात करते थे। मुझे याद है जब तीसरे चौथे स्थान का मुकाबला भारतीय महिला की टीम हार गई और बिल्कुल इनकंसोलेबल थी, खिलाड़ी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, उनको ढांढस बंधाया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट से इतर खिलाड़ियों के मन में ये रहता है कि इस देश में सिर्फ क्रिकेट की पूछ होती है, लेकिन इस ओलंपिक ने उन सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। और आने के बाद भी आपको याद होगा पीवी सिंधु से उन्होंने कहा था कि आपने काफी सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने आइसक्रीम खाना छोड़ दी है, तो आप आइए ओलंपिक से मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। और बाकायदा उन्होंने अपना वादा निभाया, नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। तो ये बात खाने खिलाने की नहीं, ये बात यह है कि जो पर्सनल कनेक्ट प्रधानमंत्री का दिखा है खिलाड़ियों के साथ, उससे खिलाड़ियों के मनोबल पे बहुत असर पड़ता है। इस समय खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर पीयूष दुबे। पीयूष जी नमस्कार। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो आप सरकार के प्रयासों को किस तरीके से देखते हैं? स्पोर्ट्स कैन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि अभी आपने मुझसे प्रश्न किया है, देखिए भारत सरकार द्वारा भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसमें से कि जैसे कि आप जानते भी होंगे एक टॉप्स की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जितने भी ओलंपिक में गेम्स जो आते हैं उन सभी के लिए विभिन्न परियोजनाओं को उसमें रखा गया है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है खेलो इंडिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया योजना है भारत सरकार की, मैं कहूंगा, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और खेलो इंडिया के माध्यम से जो भी टूर्नामेंट कराए जाते हैं वो जूनियर लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें से कि हम टैलेंट हंट भी करते हैं। और उसमें से जो टैलेंट हम चूज करते हैं उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभिन्न हॉस्टल्स में, जिसमें कि कुछ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हैं, उसमें उन बच्चों का चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत उनको हाईली क्वालिफाइड कोचेज के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का भी पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है। हो सकता है आप लोगों को ये चीज शायद ज्ञात भी हो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी सेंटर्स में न्यूट्रिनिस्ट की पोस्टिंग भी की है। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि जो साइंटिफिक स्टाफ है कोचेस के अलावा, वो भी उन सभी सेंटर्स में अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट तो होते ही हैं, साथ में मेशोज भी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स साइंस की बात करूं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जो फिजियोलॉजी देखते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी देखते हैं, बायोमैकेनिक्स के जो टेस्ट वगैरह है, जो भी मेजरमेंट्स वगैरह है, वो सब जितना भी स्पोर्ट्स साइंस का स्टाफ है वो भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी पोस्टिंग की गई है, जिसके माध्यम से हम इन सभी खिलाड़ियों को बहुत ही साइंटिफिक वे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और इसके माध्यम से प्रत्येक खिलाड़ी को जो भी खेलो इंडिया के माध्यम से चयन होता है उसमें उसको 10,000 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। तो ये ऐसी बहुत सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो कि भारत सरकार द्वारा और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से भारत में खेलों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं।
पीयूष जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं, उससे भारतीय खेलों में एक नई संभावनाएं दिख रही हैं। और मुन्ना, सरकार का फोकस इस समय इंडियन ओरिजिन के खेलों पर भी है। जी, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो युवा खेल होने जा रहे हैं पंचकुला में, उसमें 5 भारतीय खेलों को जोड़ा गया है। गतका, थांगटा, कलियारा पट्टू, मलखम्ब, योगासन। तो इन खेलों के खिलाड़ियों को भी एक मंच मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, क्योंकि वैसे इनको कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा इनकी होती नहीं है, लेकिन अब जब युवा खेलों से ये निकलेंगे तो आगे इनका भविष्य जरूर उज्जवल दिखता नजर आ रहा है। साल 2022 में हमारे खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि सरकार का प्रोत्साहन और देशवासियों की शुभकामनाएं उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगी। और अब नजर डालते हैं कुछ खेल सुर्खियों पर। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। 260 रन का लक्ष्य भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे पहले अफगानिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 259 रन बनाए। तो भारत ने, अगर हम देखें तो, अच्छा प्रदर्शन किया इस खेल में। बिल्कुल, पिछले मैच का जो निराशाजनक प्रदर्शन था पाकिस्तान से, आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर जिस तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद इस तरीके की जीत भारत के लिए बहुत जरूरी थी। और ये अच्छी बात है कि जीत की राह पर भारतीय टीम इस मुकाम पर लौट आई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल भी बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित रहा। सेंचुरियन में आज पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके कारण एक भी ओवर का खेल नहीं हो सका और अंपायर्स ने दिन के खेल को स्थगित कर दिया। और अगर हम देखें तो वहां पे मौसम खराब है और लगातार बारिश भी हो रही है। अगर हम थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट पे नजर डालें तो कल भी बादल छाए रहेंगे और 5वें दिन फिर से तेज बारिश होने का अनुमान है। तो मुन्ना, ये टेस्ट के ऊपर एक विराम लगता दिख रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही निराशाजनक होगा, क्योंकि कप्तान विराट कोहली के लिए इसको फाइनल फ्रंटियर नाम दिया गया इस श्रृंखला को, और निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे होंगे भारतीय टीम के खिलाड़ी। केएल राहुल को जरूर निराशा हाथ लगी होगी। 122 रन पे खेल रहे थे कल और आज खेल नहीं हो पाया, और अगले बारिश की संभावना है, तो भारतीय टीम के लिए निराशाजनक है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कल का दिन कैसा रहता है ये पता चलेगा कि खेल हो पाता है या नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हमें भी उम्मीद है। बात करते हैं एशिया सीरीज की। एशिया सीरीज के शुरुआती 2 मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम तीसरे मैच में भी हार की कगार पर पहुंच चुकी है। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 31 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं। रूट के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज अब तक दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से इंग्लैंड अभी 51 रन पीछे है और अब इंग्लैंड के ऊपर सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से मैच पर कब्जा कर लिया है और आज के खेल की शुरुआत आधा घंटा देर से हुई थी। इंग्लैंड के 2 सहयोगी स्टाफ के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और यहाँ बड़ी हैरानी की बात है कि जोस बटलर हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे जो रूट हो, इन खिलाड़ियों में वो बात ही नजर नहीं आ रही जो एशेज सीरीज की आक्रामकता है और जो प्रतिद्वंद्विता है, वो इस बार एशेज श्रृंखला से गायब है। और कई खिलाड़ियों ने भी इस पर गौर किया है कि वो जुनून नजर ही नहीं आ रहा खिलाड़ियों में जो दिखना चाहिए। तो इंग्लैंड के प्रदर्शन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। बिल्कुल, और कहा जाए तो विश्व विजेता टीम है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मैचेस में एक तरफा मुकाबले आप कहेंगे इसे? बिल्कुल, एक तरफा मुकाबले, अति रक्षात्मक खेल। और आज भी देखिए 4 विकेट, 50 रन भी बने नहीं है और 4 विकेट दूसरी पारी के भी इंग्लैंड ने गंवा दिए हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को बढ़त मिल ही चुकी है। पिच भी थोड़ी कठिन है, स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं है इस पिच पर, लेकिन श्रेय देना होगा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर और ईयर एंडर पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।